2026 की शुरुआत में ही हमने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के रेट्स पे देखा कि किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है। पहले बढ़े और उसके बाद करेक्शन भी देखा गया। क्यों हो रहा है, कब तक होगा और क्या करना चाहिए? जो फैक्टर्स इनको ऊपर और नीचे ले जाते हैं वो फैक्टर्स का आजकल क्या हालचाल है। ट्रम्प साहब हैं और अपनी किस्म के एक ही हैं, हम सब जानते हैं, खबरों में बने रहते हैं। उनका चेहरे का मुझे लगता है एक एक फीचर दुनिया के ज़्यादातर लोगों को याद हो गया है। और उन्होंने अभी जो हरकत की है ग्रीनलैंड में, उन्होंने बताया कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा झुनझुने की या खिलौने की जिद कर बैठा, मैं लेके रहूँगा बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे हार्डवेयर लूँ सॉफ्टवेयर लूँ। ट्रम्प साहब को जब रशिया ने कहा कि आप सावधान हो जाइए, आप ईरान के लिए आप ये हिमाकत मत करिएगा, और प्लस कुछ अरब के नेशंस जो कि सुन्नी थे, ईरान तो हमें पता है शिया नेशन है, तो वो शिया सुन्नी एक हो गया कि ईरान अमेरिका से बहुत दूर है और ईरान में इतनी क्षमता कम है कि वो जाके अटलांटिक ओशन के उस पार अमेरिका पे अटैक करे, काउंटर अगर उसके ऊपर होता है तो इसके देख के ट्रम्प साहब थोड़े शांत हो गए। तो हमें जो गोल्ड 4600 $4600 डॉलर के ऊपर भी जाता दिख रहा था और सिल्वर $92 के ऊपर जाता दिख रहा था, थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एक व्यक्ति के दिमाग पर अगर विश्व की जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जब निर्भर हो जाती है और आपको ये नहीं पता चलता कि उस व्यक्ति का जो दिमाग है वो अगले क्षण, अगले घंटे, अगले दिन क्या करने वाला है, तो बहुत कठिन हो जाता है ऐसे में प्रेडिक्ट करना। ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो और जापानीज येन, इन चार करेंसीज को, डॉलर इंडेक्स को देखते रहिए। अगर ये इंडेक्स आपको 100 से ऊपर जाते हुए दिखाई दे, मैं बहुत अच्छा आपको एक लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ, तो समझिए वहां पर गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा कूल डाउन हो सकते हैं। गोल्ड में तमन्ना गिरावट भी इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ नहीं आएगी। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक बहुत सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है कि गोल्ड क्रैश कर जाए। सिल्वर जैसे माना जाता था कि ये गरीब इंसान का गोल्ड ही है, तो आज की डेट में माना जाए कि बहुत बड़ा एसेट बन गया है। जिन चीज़ों में इसका प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, सोलर सेल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा इक्विपमेंट है, चिप्स हैं, कुछ हद तक मोबाइल फ़ोन्स में भी थोड़ा बहुत लगता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही फ्रेंडली मेटल है। सिल्वर जब निकलता है तो बहुत गंदा सा होता है, काले रंग का होता है और बड़ा भद्दा सा होता है, तो उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। वो रिफाइनिंग कैपेसिटी 60% चाइना ने अपने पास रखी है। तो आप समझ सकते हैं चाइना ने किस प्रकार से गेम खेला है और अपने को सिल्वर का बादशाह बना लिया। वेनेजुएला, जब ट्रम्प साहब ने मडूरो साहब को उठाया वहाँ से, तो उनकी नज़र ऑयल पे नहीं थी खाली, वेनेजुएला में सिल्वर के डिपॉजिट्स भी हैं। तो इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सिल्वर की जो तेज़ रफ्तार है ये शॉर्टेज की वजह से। तो ट्रम्प साहब जब तक बने हैं कोई ना कोई ऐसी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती रहेगी जो कि इन कमोडिटीज़ को ऊपर जाती रहेगी। इंडिया के रिलेशनशिप को अमेरिका के साथ कैसे देखते हैं? जब वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, Prime Minister Modi is a great leader. Prime Minister Modi is a very nice man. My friend. हाँ, my friend. Prime Minister Modi is a great friend. तब वो साथ में एक शगुफा छोड़ेंगे, एक तरफ तारीफ करेंगे, साथ में अगले दिन जो है अनाउंसमेंट आ जाती है कि ये आपके ऊपर टैरिफ लग गया, यही हो गया। तो ये उनका स्टाइल है कि अपनी धड़कनों को सोने चांदी की कीमतों के साथ मत जोड़िए। आपकी धड़कन नहीं तो कहीं यू माइट मिस अ हार्ट बीट। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तो क्या 2026 आते आते आप भी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिरकार ये गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के रेट्स में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो आपको कहीं रिस्क की तरफ तो नहीं लेके जाएगा? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो किस पे की जाए, और क्या ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट होके रह जाएगी या फिर इसके बदले में कुछ हमें प्रॉफिट भी गेन होगा अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं? इन तमाम पहलुओं पे बात करेंगे और मेरे साथ जाने माने कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट और साथ ही साथ वेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट मौजूद हैं, शरद कोहली जी, जिन्हें आपने पिछले एपिसोड में भी बहुत सारा प्यार दिया। और सर आज बिल्कुल बिना किसी हाइप के
बिना किसी शुगर कोटेड वर्ड्स में बिल्कुल तेज तरार और सटीक लैंग्वेज में बताएंगे कि आखिर ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है, और 2026 की शुरुआत में ही हमने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के रेट्स पे देखा कि किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है। पहले बढ़े और उसके बाद करेक्शन भी देखा गया। क्यों हो रहा है, कब तक होगा और क्या करना चाहिए? पहले तो आपके चैनल के सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा ग्रीटिंग्स। और मैं तो वैसे भी शुगर कोटेड नहीं बोलता हूँ क्योंकि शुगर कोटेड बातें बोलने से क्या होता है, इन्वेस्टर्स का, देखने वालों का नुकसान हो सकता है। हालांकि मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हम जो भी बात यहाँ पर करेंगे वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो एक एनालिसिस है, एक जानकारी है, एक न्यूज़ को हम उसकी तय की तय खोलेंगे कि क्या सिचुएशन है। बिल्कुल। आपका जो सवाल है वो सीधा सीधा आता है ग्लोबल सिचुएशन से। और तमन्ना क्या है कि जो फैक्टर्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर भी, चलिए कुछ हद तक आपने तीनों मेटल्स का नाम लिया है, जो इनको चलाते हैं, इस समय उनकी पोजीशन क्या है और आने वाले समय में इनकी पोजीशन क्या रहेगी, इस पर ये सारा डिपेंड करता है। तो अगर हम पोजीशन की बात करें आज की डेट में, तो पोजीशन गोल्ड आज जब हम बात कर रहे हैं, और शायद आपका एक आध दिन में वीडियो जब ये आ जाएगा तो हम $4600 के आसपास की बात करें। मैंने डॉलर की, आपको शायद मुझे याद होगा पहले भी मैंने बताया था कि कॉमेक्स जो न्यूयॉर्क में, वहाँ से कीमत तय होती है, वहाँ पर डॉलर्स में ट्रेड किया जाता है। भारत में तो ये प्रति 10 ग्राम ट्रेड होता है, वहाँ पर ये प्रति आउंस ट्रेड होता है। तो इसलिए मैं डॉलर्स में इसलिए लेता हूँ क्योंकि भारत में भी ये बाज़ार वहीं से देख के खुलता है। तो $4600 की है। गोल्ड की मैंने बात करी। अगर हम सिल्वर की बात करें तो लगभग $89, यानी कि $89 के आसपास है, $89-90 के आसपास है। अब आपका जो सवाल है कि आगे इसका सीन कैसा रहेगा, तो हर एक के मन में इनफैक्ट यही सवाल रहता है कि अभी इस बस पे चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते, अभी इस ट्रेन पर अभी भी सवार होना ठीक है कि क्या ये मंजिल तक पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली है और हमें इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, और ऐसा ना हो हमें पीछे उठा के फेंक दे या वापस की जर्नी पे ले जाए, वगैरह वगैरह। ये सब लोगों के दिमाग में रहता है। तमन्ना, आपको सच बताऊं तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन होता है, पर हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं इसको, ज्योतिषी वगैरह तो ग्रहों की गणना करते हैं कि अब ये ग्रह वहाँ होंगे, वो इस घर में बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, यहाँ से वो वक्री हो गए, यहाँ से वो तेज़ चलने लगे, ये ज्योतिषियों की गणना होती है। हम लोग तो जो इकोनॉमिक्स में एनालाइज करते हैं कि जो फैक्टर्स इनको ऊपर और नीचे ले जाते हैं, वो फैक्टर्स का आजकल क्या हाल चाल है, सीधी सीधी मैं बात करूँ तो उसमें एक एक करके वो फैक्टर्स ले लेते हैं, तो आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा, शायद आपके कुछ आने वाले सवालों का भी जवाब। मैं यही कहने लगी कि मेरे बड़े सारे सवालों के जवाब जो है आपने एक ही आंसर में वो इसी में कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस लेते हैं। ट्रम्प साहब हैं और अपने किस्म के एक ही हैं, हम सब जानते हैं, खबरों में बने रहते हैं। उनका चेहरे का मुझे लगता है एक एक फीचर दुनिया के ज़्यादातर लोगों को याद हो गया है। कहाँ से उनका कान शुरू होता है, कहाँ से उनकी आईब्राउज ख़त्म होती हैं, इतना ज़्यादा वो दिख रहे हैं कि लगातार चर्चा में बने हुए। और उन्होंने अभी जो हरकत की है ग्रीनलैंड में, उन्होंने बताया कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा झुनझुने की या खिलौने की ज़िद कर बैठा, मैं तो मैं लेके रहूँगा बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे हार्डवेयर लूँ सॉफ्टवेयर लूँ। ईरान की टेंशन्स बन गई थी बहुत ज़्यादा पीछे, पर कुछ टेंशन्स रिलीज़ हुई और उससे एक बात भी सामने आई कि ट्रम्प साहब को जब रशिया ने कहा कि आप सावधान हो जाइए, आप ईरान के लिए आप ये हिमाकत मत करिएगा, और प्लस कुछ अरब के नेशंस जो कि सुन्नी थे, ईरान तो हमें पता है शिया नेशन है, तो वो शिया सुन्नी एक हो गए और वो खड़े हो गए उनके साथ कि ये आप यहाँ ये काम नहीं करेंगे। और अमेरिका के बेस कुछ देशों में हैं, लगभग 50,000 सैनिक अमेरिका के मिडिल ईस्ट में अलग अलग देशों में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे पोस्टेड हैं। उन्होंने अपने 50,000 सैनिकों को अलर्ट कर दिया। और नेचुरल बात है, जब कुछ होता तो ईरान ने यह भी कह दिया था कि हम आपके, क्योंकि ईरान अमेरिका से बहुत दूर है और ईरान में इतनी क्षमता कम है कि वो जाके अटलांटिक ओशन के उस पार अमेरिका पे अटैक करे, काउंटर अगर उसके ऊपर होता है। तो उसने कहा हम आपके जो आसपास के मिलिट्री बेसिस हैं, सबसे नज़दीक ईरान के उदाहरण के तौर पर यूएई है, हम उस पर अटैक कर देंगे। तो ये देश भी वो हो गए कि खामखा किसी और की लड़ाई, उसमें हम लोग उलझ जाएंगे बीच में क्योंकि उनके मिलिट्री। तो इसके देख के ट्रम्प साहब थोड़े शांत हो गए। तो हमें जो गोल्ड 4600 $4600 के ऊपर भी जाता दिख रहा था और सिल्वर $92 के ऊपर जाता दिख रहा था, थोड़ी सी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये एक फैक्टर होता है। परंतु ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वो इस वक्त भी बहुत ही वॉलेटाइल बने हुए हैं। और ट्रम्प साहब के साथ क्या है कि उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, कल क्या करेंगे, सुबह क्या करेंगे, शाम को क्या करेंगे, ये बहुत मुश्किल है ये कहना। तो इसलिए ट्रम्प साहब को के दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी उन्होंने मेक्सिको की बात कर दी
और एक और नई बात निकल के आई, अब उनकी आइसलैंड पे नज़र हो गई कि आइसलैंड भी मुझे चाहिए, ये भी हमारा 52nd स्टेट होना चाहिए। तो क्योंकि जब एक व्यक्ति के दिमाग पर, अब मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करता हूँ, एक व्यक्ति के दिमाग पर अगर विश्व की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जब निर्भर हो जाती है और आपको ये नहीं पता चलता कि उस व्यक्ति का जो दिमाग है वो अगले क्षण, अगले घंटे, अगले दिन क्या करने वाला है, तो बहुत कठिन हो जाता है ऐसे में प्रेडिक्ट करना। अच्छे अच्छे एनालिस्ट भी जो हैं वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, दे गेट कंफ्यूज कि अब क्या होने वाला है। तो इसलिए जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पे हमें नजर रखनी चाहिए। पर ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी भी बहुत वॉलेटाइल है सिचुएशन। कोई हम ये नहीं कह सकते कि ईरान में उन्होंने अपने मंसूबे बदल दिए हैं तो अब ये ईरान पर नहीं हो। कई बार वो गेम भी खेलते हैं, ऐसा बोल देंगे कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा और ऑफ अ सडन रात को जो है वो अटैक हो सकता है। तो इसलिए उस पर नज़र बना के रखनी चाहिए, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यूएस डॉलर, जो कि बाकी करेंसीज के मुकाबले कमज़ोर हुआ है जब से ट्रम्प साहब आए हैं, उस डॉलर पर नज़र बना के रखनी चाहिए। तीसरा फैक्टर, अभी हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और वो उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तमन्ना जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को तीनों को एक साथ चलाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ जो शायद आपके चैनल पे मैंने पहले नहीं बोली थी, कि जब हम पिछली बार आपके पॉडकास्ट हुआ था यहाँ पर मिले थे, तो गोल्ड और सिल्वर को एक ही किस्म के फैक्टर्स ऊपर ले जाते थे, एक ही किस्म के फैक्टर्स नीचे लाते थे। अब हाल में कुछ हफ्तों में क्या हुआ है, पिछले 3, 4, 5 हफ्तों में, कि गोल्ड और सिल्वर की राह कुछ हद तक अलग अलग हो गई है। मतलब गोल्ड को कुछ और चीज़ चलाती है, सिल्वर को कुछ और चीज़ चलाती है। ऐसा नहीं है कि कॉमन वाले भी हैं। ये जो मैंने जियोपॉलिटिकल कहा, ये कॉमन वाला है कि वही फैक्टर्स गोल्ड सिल्वर को ऊपर चलाते हैं, वही फैक्टर्स गोल्ड सिल्वर को नीचे चलाते हैं। पर अब कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो इन दोनों को अलग अलग भी चलाते हैं। पर अभी हम गोल्ड पे फोकस करते हैं, सिल्वर पे आप बाद में बात करिएगा। तो यूएस डॉलर पर नजर रखिए, भारतीय रुपए के अगेंस्ट नहीं, बाकी करेंसीज के अगेंस्ट। तो मैं आसान बता देता हूं आपके जो फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं उनके लिए कि एक डॉलर इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में 6 करेंसीज की एक बास्केट होती है। उसमें चलिए 6 आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मैं 4 करेंसीज ले लूँ, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो और जापानीज येन। इन 4 करेंसीज को डॉलर इंडेक्स को देखते रहिए। इस समय जब हम बात कर रहे हैं और शायद आपका वीडियो डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे है। अगर ये इंडेक्स आपको 100 से ऊपर जाते हुए दिखाई दे, मैं बहुत अच्छा आपको एक लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ, तो समझिए वहां पर गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा कूल डाउन हो सकते हैं। अच्छा, अगर ये डॉलर इंडेक्स गिरती है, ये नीचे आती है, तो आपको गोल्ड सिल्वर स्ट्रांग होते दिखाई देंगे। ये एक और पैमाना हो गया। तीसरा, आप नजर रखिए कि अमेरिका का जो फेड है, इसको हम फेडरल रिजर्व कहते हैं, उस फेड पर नजर रखिए। अगर उसने फिर संकेत दिए रेट कट होने के, और वो बहुत ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि जो वहां के फेड के चेयरमैन हैं जेरोम पावेल साहब, उनके खिलाफ ट्रम्प साहब ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है कि इन्होंने फेड में $2 बिलियन की कोई रेनोवेशन हुई थी, उसमें इन्होंने ये किया है, वो किया है। उन्होंने इस प्रकार की, क्योंकि शुरू में जेरोम पावेल साहब ने ट्रम्प साहब की बात नहीं मानी थी। वो चाह रहे थे कि आप रेट घटाइए, जबकि अमेरिका में महंगाई थी। अगर महंगाई हाई होती है तो फेड, सेंट्रल बैंक, रेट नहीं घटाता है, तो इन्होंने जिद करके रेट तो घटवा लिए हैं। तो ये जो फेडरल में रिजर्व में, यानी कि वहाँ का जो रिजर्व बैंक, आप समझ लीजिए भारतीय कंटेक्स्ट में बात करें, तो ये जो फेड में इंटरफेरेंस है सरकार की, ये अच्छी नहीं है। क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी बॉडी होती है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, उसमें सरकार का सीधा दखल नहीं होना चाहिए, उसको निर्णय लेने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। पर अब दुनिया भर में ऐसा नज़र आ रहा है लोगों को कि वो फेड स्वतंत्र नहीं रहा। तो अगर ये फेड की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठेगा तो आपको गोल्ड ऊपर जाता दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, कारण बता दूं मैं आपको, आप उसके बाद कुछ पूछना चाहती हैं पूछेगा। इसलिए जाता दिखाई देगा क्योंकि अगर अमेरिका का फेड कमजोर होगा, यानी उसकी स्वतंत्रता को चैलेंज किया जाएगा, तो ऐसे में जो दुनिया भर के देशों ने अमेरिकन ट्रेजरी में निवेश किया हुआ है, उनका वहां से ट्रस्ट, उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास कम हो जाएगा और वो लोग ट्रेजरी से पैसा निकालेंगे, निकाल ही रहे हैं, पीछे पीछे भी बहुत निकाला है। और जैसे जैसे वो पैसा निकालेंगे तमन्ना, वो फिर उसको गोल्ड में लगाएंगे, तो यहां से फिर गोल्ड आपको तेज होता दिखाई देगा। तो ये एक और फैक्टर है, यानी कि फेड की हरकतें, फेड में क्या हो रहा है, इस पर आपको नजर बना के रखनी है, डॉलर पे नजर बना के रखनी है, जियोपॉलिटिक्स पे नजर बना के रखनी है, और एक और चीज पर नजर बना के रखनी है, वो है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स। जब आपको लगे, अब किसी ने मुझसे कहा कि गोल्ड हमने लेना है, कैसे पता लगे कि गोल्ड का ट्रेंड रिवर्स हो गया, यानी कि अभी तक तो ऊपर ऊपर भाग रहा था, अब ये मुड़ गया यहाँ से वापस। तो मैंने कहा मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। वो आसान तरीका है
कि आप दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने क्या अपने गोल्ड के भंडार बेचने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो बेचने शुरू करें, आप पहले बेचने वाले बन जाइए, यानी कि पीछे पीछे बेच के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में तमन्ना गोल्ड खरीदा है। और इतना बड़ा निवेशक जब गोल्ड बेचता है, या इतना बड़ा गोल्ड का स्टोर करने वाला जब गोल्ड बेचेगा, तो गोल्ड की प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से। और पांचवी छठी चीज़ है ETF में जो लोग निवेश करते हैं, पर ETF में निवेश इन्हीं चीज़ों के पीछे पीछे चलता है। अगर ये फैक्टर्स एडवर्स हो गए, प्रतिकूल हो गए, तो ETF में निवेश आना भी कम हो जाएगा। तो उसको हम फिर एक ट्रिगर रिएक्शन कहते हैं कि एक के पीछे एक चीज़ गिरने लग जाएगी, डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये फैक्टर गिरा तो ये फैक्टर गिरा, फिर उसकी वजह से ये गिरा और सोना अल्टीमेटली नीचे आना शुरू हो गया। पर फिर भी मुझे लगता है, ये सब बात कहने के बाद भी मुझे लगता है तमन्ना, गोल्ड फ्यूचर का एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। और गोल्ड के मुकाबले मुझे कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती जहाँ पर आप सेफ। और आप अगर ये भी सवाल मुझसे पूछें कि क्या गोल्ड खाली स्टोर ऑफ वैल्यू है या गोल्ड रिटर्न भी देगा, गोल्ड से कुछ, और ये तो अगर आप पीछे 1 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें तो आपको जवाब मिल जाता है। पर मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ से और ऊपर जाने की गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके रुकेगा। गोल्ड मुझे ज़्यादा ठोस नज़र आता है, बहुत स्ट्रांग, उसको रोबस्ट कहते हैं, बहुत ही ठोस, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स गोल्ड के प्रतिकूल हो जाएं, अगेंस्ट हो जाएं, दैट आई डू नॉट फोरसी इन द नियर फ्यूचर। कम से कम जब तक ट्रंप साहब हैं तब तक तो मुझे नहीं नज़र आता कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर एकदम से ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये बिल्कुल उल्टी हो जाएं और आपको लगे कि भाई अब तो गोल्ड में निवेश नहीं रहा। तो मुझे लगता है गोल्ड अभी भी बहुत सेफ है। इसकी रफ्तार चांदी के मुकाबले आधी रही है। चांदी तो 180-190% बढ़ गई है अगर हम पिछले 1 साल और कुछ दिन की बात करें। गोल्ड ने शायद आपको 70-75% रिटर्न दिया होगा अगर हम 1 साल की बात करें तो गोल्ड पर। फिर भी मुझे लगता है गोल्ड ज़्यादा सॉलिड है। गोल्ड में तमन्ना गिरावट भी इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ नहीं आएगी। चांदी में आपको ये तेज़ गिरावट दिख सकती है। अब आपने ज्योतिषियों की बात की थी तो ज्योतिषी तो कहते हैं कि गोल्ड 3 लाख तक जाएगा। देखिए, मैं नंबर प्रेडिक्ट करने से हिचकिचाता हूँ। ज्योतिषियों को तो ग्रह की दशा दिखाई देती है, सभी सम्मानीय है, मैं बहुत आदर करता हूँ ज्योतिषियों का। उनकी बहुत सारी बातें सच भी निकलती हैं और हर एक ज्योतिषी की अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है। कोई गणना अच्छी करता है, कोई जन्मपत्री अच्छी देखता है, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स को अच्छा प्रेडिक्ट करता है, कोई स्टॉक मार्केट्स को अच्छा प्रेडिक्ट करता है, कोई गोल्ड सिल्वर को अच्छा प्रेडिक्ट करता है। तो मैं उन सब ज्योतिषियों का सम्मान करता हूँ जो करते हैं। पर मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं उस पर कोई प्राइस, और उसका बहुत बड़ा सिंपल कारण है। आप तो तमन्ना, आपने जर्नलिज्म में अपना करियर दिया है, इतने साल आपने जर्नलिज्म किया है, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझ सकता जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। जब किसी चीज़ की कीमत खबरों पर निर्भर करती हो तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप खबर को प्रिडिक्ट कर सकें कि अगले घंटे क्या खबर आने वाली है? अगर ऐसा होता तो फिर तो ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता। तो अगर खबर ही हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो जो कमोडिटी खबरों की वजह से ऊपर जा रही है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग की वजह से ऊपर जा रही है, और उसके दिमाग को भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैं नंबर नहीं डालता। पर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक बहुत सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है कि गोल्ड क्रैश कर जाएगा। आपकी मैं देखिए, जो इन्वेस्टर के काम की बात है वो बताया। अब ऐसे तो अब जो फोरकास्ट करने वाले हैं उन्होंने कहा था कि चांदी 2026 के अंत तक 3 लाख की हो जाएगी, वो तो अभी हो गई, तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ जिसने 2026 कहा, कम से कम अंत नहीं कहा, शुरू में हो गई, तो अच्छी बात है कि आपने और जल्दी आ गई आपकी भविष्यवाणी। पर मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर पे प्राइस पर भविष्यवाणी करना उचित नहीं रहेगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको अच्छा रिटर्न दे रही हैं ये चीजें तो आई थिंक यू शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट, और जितना मिल जाए अच्छा है। अगर किसी ने 3 लाख कहा और उसकी जगह 4 लाख हो गया तो और अच्छा है, पर 3 लाख कहा और उसकी जगह 1.5 लाख पे आके रुक गया, वो मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए द फैक्टर्स आर ऑल वेरी कॉन्ड्यूसिव, दे आर ऑल लुकिंग वेरी फेवरेबल। मुझे इसका अंडरटोन अभी भी बुलिश लग रहा है, और जब मैंने ये कहा है पिछले 3 साल में, तब मेरा ये कहना गलत नहीं हुआ है। हालांकि मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा, जो लोग आपको और हमको सुन रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह लेके निवेश करें, क्योंकि निवेश करना एक व्यक्तिगत एडवाइजरी होती है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हम लोग जब किसी को निवेश की सलाह दी जाती है, हमारी कंपनी देती है, जो भी देता है,
तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, हम उसकी उम्र देखते हैं, वो कितने उम्र का व्यक्ति है, हम ये देखते हैं कितने साल के लिए निवेश करना चाहता है, हम ये देखते हैं कि वो उसका रिस्क एपेटाइट कितना है, उसका जोखिम लेने का जो कैपेसिटी है वो कितनी है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उसकी उसकी फैमिली सिचुएशन क्या है, उसके बाकी के इन्वेस्टमेंट्स कहाँ किए हुए हैं, उसको लिक्विडिटी कितनी चाहिए, उसका कोई ऐसा तो नहीं कि बेटा बेटी की शादी आने वाली है, ऐसा तो नहीं उसने कोई मकान खरीदना है अगले 6 Subjective महीने है। 1 साल में, या कोई गाड़ी उसको सडनली पसंद आ गई। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं न्यूज़ फ्लो का और ग्लोबल सिचुएशन का, सो यू और नीड मुझे लगता है कि जनरल एनालिसिस वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पूरा बेस पता चल जाता है, जी। आपको इनसाइट्स पता चल उसके जाता आधार है। पर आप निर्णय ले हाँ, सकते क्योंकि हैं। ये तो हर किसी के साथ सब्जेक्टिव होता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है, आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वही जी। जैसा आपने बोला कि शादी आ रही है या पढ़ाई के लिए पैसा जी, बचाना है, जी, वो अलग अलग चीजें होती हैं। जी। अब आप सिल्वर की बात कर रहे थे कि सिल्वर भी चढ़ रहा है ना, तो ये सिल्वर जैसे माना जाता था कि ये गरीब इंसान का गोल्ड ही है, तो आज की डेट में माना जाए कि ये बहुत बड़ा एसेट बन गया है। बिल्कुल, अगर अगर 3,10,000 छू के आया, पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, 3,10,000 तक कूचा महाजनी में, जबकि दिल्ली की सराफा मार्केट है वहाँ पर बिका है, मुंबई में बिका है इस रेट पे, चेन्नई में भी बिका है। तो अगर 3,10,000 रुपये प्रति किलो कहाँ 50-60 हज़ार रुपये पे कई साल तक घूमता रहा और सडनली 3 लाख तक पहुँच गया, तो नेचुरली इट इज़ गॉट अ लॉट ऑफ वैल्यू इन इट। और मुझे लगता है कि करीब करीब आधी सिल्वर की डिमांड तमन्ना इंडस्ट्री में जा रही है। यानी कि अगर 10 किलो सिल्वर चाहिए तो उसमें से 5 किलो इंडस्ट्री उसको खा जाती है। और खा जाने से मेरा मतलब ये है कि जिन चीज़ों में इसका प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, सोलर सेल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा इक्विपमेंट है, चिप्स हैं, कुछ हद तक मोबाइल फ़ोन्स में भी थोड़ा बहुत लगता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि बहुत ही फ्रेंडली मेटल है। तो 50% खत्म हो जाता है। खत्म होने का मतलब है कि अगर 10 किलो खान में से निकला तो 5 किलो तो फिर वो, क्योंकि एक दफ़े वो सोलर सेल में चला गया तो उसको थोड़ी ना आप ट्रेड करते रहेंगे, वहाँ तो किसी फॉर्म में या ज़रा सा है, थोड़ा सा है। और देखने वाली बात यह है कि इन जो चीज़ों का मैंने नाम लिया, इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा बढ़ रहा है, इन चीज़ों का इस्तेमाल, कंजम्पशन बढ़ रही है। AI डेटा इक्विपमेंट की तो बात ही मत पूछिए। सोलर सेल्स भारत में ले लीजिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, 25 लाख घरों ने अपनी छत पर सोलर सेल्स लगा दी हैं। उन सब सोलर सेल्स में सिल्वर है और 1 करोड़ का सरकार का टारगेट है। तो भारत की डिमांड खाली सोलर सेल्स में, आप समझ सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी भी दे रही है, आप समझ सकते हैं कि अभी इंडिया में कितनी डिमांड। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दिल्ली जैसी जगह जहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बाय द वे, मैंने एक प्योरीफायर गले में पहन के रखता हूँ। ये भी नई चीज हाँ, चली मैं है। गले में पहन के रखता हूँ और ये मेरे इर्द, आपको भी प्रोटेक्ट कर रहा होगा, ये मेरे इर्द गिर्द 4-5 फुट में जो रहता है उसकी भी हवा को प्योरीफाई कर देता है। तो दिल्ली की जैसी हवा हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्यों ना प्रमोट किया जाए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डिमांड बढ़ रही है। मोबाइल फोन्स ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NVIDIA एक कंपनी, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है जो चिप्स बनाती है, बेहिसाब सिल्वर वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और अभी जब चाइना ने इसको रेयर अर्थ मेटल डिक्लेयर किया सिल्वर को, तो ट्रम्प साहब की रातों की नींद फिर हो गई, क्योंकि उनके यहाँ टेस्ला है जो EV बनाती है, NVIDIA है जो सबसे, अब तो खैर BYD है, चाइना की कंपनी है जो सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। तो इन सब जगह सिल्वर, और चाइना ने क्या किया है तमन्ना, कि करीब करीब चाइना को थोड़ा सा पहले दिख जाता है, उन्होंने 60% दुनिया का सिल्वर अपने यहाँ पर होल्ड कर लिया। और रिफाइनिंग भी ज़्यादा, जब सिल्वर निकाला जाता है ना खान से, तो बहुत गंदा सा होता है देखने में। आपकी पायल और आपने सिल्वर के जो लक्ष्मी गणेश बनाए, या आपने प्लेट और चम्मच, या जब बच्चा पैदा होता है सिल्वर के, कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, उसका एक शहद डाला जाता है चांदी की चम्मच से, वो तो देखने में बहुत सुंदर होता है, पर सिल्वर जब निकलता है तो बहुत गंदा सा होता है, काले रंग का होता है और बड़ा भद्दा सा होता है। तो उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ती है। वो रिफाइनिंग कैपेसिटी 60% चाइना ने अपने पास रख ली है। तो आप समझ सकते हैं चाइना ने किस प्रकार से गेम खेला है और अपने को सिल्वर का बादशाह बना लिया। इधर अमेरिका को चिंता हो रही है, तो अमेरिका, वेनेजुएला, जब ट्रम्प साहब ने मडूरो साहब को उठाया वहाँ से, तो उनकी नज़र ऑयल पे नहीं थी खाली, वेनेजुएला में सिल्वर के डिपॉजिट्स भी हैं। तो इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सिल्वर की जो तेज़ रफ्तार है, ये शॉर्टेज की वजह से है, पहला बड़ा रीज़न। दूसरा बड़ा रीज़न मैं आपको देता हूँ, 1 किलो सिल्वर के पीछे तमन्ना, आपको हैरानी होगी ये सुन के, 356 गुना सट्टेबाजी होती है। 1 किलो सिल्वर के साथ 356 गुना सट्टेबाजी।
और कभी मौका मिला तो आपके चैनल पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये सट्टेबाजी कैसे की जाती है, क्योंकि वो एक अलग डिस्कशन है। बाकी का आपका सारा आज का पॉडकास्ट का टाइम थोड़ा सा बता दीजिए शॉर्ट में, इंटरेस्टिंग है। शॉर्ट में बताऊं तो जो कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे भारत में MCX है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX कहते हैं। वहाँ पर कमोडिटीज ट्रेड होती है, जिंक होती है, लेड है, कॉपर है, जीरा है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर ट्रेड की जाती है। गोल्ड सिल्वर तो है ही है। तो क्या होता है, वहाँ पर लॉट्स होते हैं, लॉट साइज होता है। मान लीजिए एक 100 किलो का लॉट है, ये सब फिगर्स रियल नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, पर आपको एग्जांपल के लिए। तो अब 100 किलो सिल्वर किसी ने खरीदा, तो 100 किलो जब सिल्वर खरीदा तो 100 किलो सिल्वर मान लीजिए 3 लाख रुपए का है, मैं राउंड फिगर में बात कर देता हूँ, तो लगभग 3 करोड़ रुपए का सिल्वर हो गया। अब आपको 3 करोड़ रुपए MCX में जमा कराने पड़ेंगे, क्योंकि आप आप खरीदना चाहते हैं। तो MCX क्या करता है और आपके ब्रोकर क्या करते हैं कि आपसे 20% मार्जिन ले लेता है। यानी कि 60 लाख रुपए देके आपने 3 करोड़ का सिल्वर खरीद लिया। 60 लाख देके आपने 3 करोड़ का सिल्वर, और हर महीने उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है कॉन्ट्रैक्ट की। खरीद लिया ना, आपने लिया ना, आपने कहीं रखा उठा के, कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे सपोज 5 फरवरी का मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और सिल्वर की प्राइस X थी, मान लीजिए, आपने उस पर खरीद लिया। अब 5 फरवरी आया, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर प्राइस बढ़ गई तो मान लीजिए प्राइस बढ़ गई सिल्वर की 3 करोड़ की जगह 3.5 करोड़ हो गई। मैं एग्जांपल को और ज़्यादा रियलिस्टिक कर देता हूँ। और 5 फरवरी आ गया, आपने कितने दिए हुए थे? 60 लाख रुपए। तो 60 लाख रुपए प्लस 50 लाख रुपए जुड़ के आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं मैथमेटिक्स, मतलब 60 लाख आपने जो मार्जिन दिया था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, 50 लाख को बढ़ गया सिल्वर ओवरऑल, क्योंकि आपने तो लिया हुआ है 100 किलो, तो आपको तो 100 किलो के पैसे मिलेंगे। तो 3.5 करोड़, यानी कि 60 प्लस 50 आपको इतने दिन में वापस मिल गए। और कहीं 5 फरवरी को सिल्वर की प्राइस रह गई 2.5 करोड़, तो आपको आपके 60 लाख मार्जिन में से 50 लाख रुपए काट दिए जाएंगे और मात्र 10 लाख रुपए वापस मिलेंगे। तो इस तरीके की सट्टेबाजी होती है, और हज़ारों किलो टन के हिसाब से सट्टेबाजी गोल्ड सिल्वर में होती है। तो दूसरा फैक्टर जो सिल्वर को चला रहा है, हम मुद्दे पे आ जाए, वो है सट्टेबाजी। तो पहला इंडस्ट्रियल कंजम्पशन हो गया, और इन दोनों की वजह से तमन्ना, क्योंकि सिल्वर इतना ज़्यादा भाग रहा है तो जो दिखता है वो बिकता है। आप और हम जो चर्चा कर रहे हैं, और सोशल मीडिया आप खोल के देखें तो आपको आधा भरा होता है सोने और चांदी की ब्रिक्स ही ब्रिक्स चारों तरफ लगी होंगी, चमकती हुई पीछे, यू नो आप देखेंगे खोल के, मैं भी वही लगाने वाली हूँ थंबनेल्स में। तो जो चीज़ इतनी दिखेगी, और आप चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं। और जहाँ पार्टी में जाइए, कहीं शादी ब्याह में जाइए, बर्थडे में जाइए, लोग कोने में खड़े होकर, तुमने कितना लिया? हमने तो वहाँ लिया हुआ है, मैंने भी लिया हुआ। पहले नहीं बताते लोग, फिर जब देखते हैं ना दूसरे ने भी लिया, वहाँ थोड़ा सा मैंने भी लिया हुआ, ऐसे करके चुपचाप बता देते हैं। तो क्योंकि इतने लोग इससे जुड़ रहे हैं, इतने लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जिसने नहीं भी लिया होता वो भी इससे के साथ जुड़ता जाता है। और चाहे 1 किलो ले ले, 2 किलो ले ले, और क्योंकि सस्ता 3 लाख रुपए है तो 1 किलो भी आपने लेके रख लिया, तो वो निवेश की डिमांड बहुत आ रही है। और ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोलते हैं, उसमें भी डिमांड आ रही है। तो इन कारणों से सिल्वर की रफ्तार और तेज है। तो सिल्वर में गोल्ड के अलावा जो बात है, वो 2 बातें हैं कि सट्टेबाजी ज़्यादा है गोल्ड के मुकाबले, प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड है। ये जो मैंने चाइना और US का आपको गेम बताया, ये गेम है, इसलिए सिल्वर आपको गोल्ड से ज़्यादा तेज़ भागता हुआ दिख रहा है। और मेरे को ध्यान आ रहा है कि हिमाचल में आप चले जाएं तो वहाँ तो सिल्वर की ही ज्वैलरी पहनते हैं शादियों में, बड़ी बड़ी। तो उनके लिए तो आजकल जाके देखिए, ऐसा तो नहीं उन्होंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हो वाइट मेटल से, किसी और चीज़ से, क्योंकि इट इज़ बिकम बियॉन्ड रीच फॉर मेनी पीपल। लेकिन जिन्होंने पुरानी ली है उनके लिए तो अच्छा ही है, उनके लिए तो अच्छा है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो क्या सिल्वर अगर हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात करें तो उसके लिए सेफ ऑप्शन है? अगर आप बहुत लंबे समय के लिए रख रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये हार्ट बीट्स को चलाता है इतनी ज़्यादा। आप देखिए $92 पहुंचा, करेक्ट होकर अब $89 $90 के आगे। हालांकि पीछे कुछ दिनों से बहुत बड़ी करेक्शन नहीं आई है, पर कभी भी आ सकती है। जिस चीज़ में तमन्ना सट्टेबाजी ज़्यादा होगी, उसका उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी उसमें उतनी ज़्यादा होगी। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि वो सट्टेबाजी क्या करती है, अब हर महीने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है उस दिन लोग अपने जो आउटस्टैंडिंग खड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट, जिसका मैंने अभी उदाहरण दिया, इसको स्क्वायर अप करते हैं। तो स्क्वायर अप करेंगे। और एक और आपको इसमें ट्रेंड बता दूं, जिस महीने सिल्वर या गोल्ड ज़्यादा चढ़ेंगे उस महीने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की डेट पर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी MCX की बजाय अगर आप US का कॉमेक्स का देखें तो बेटर है,
तो जिस महीने ज़्यादा चढ़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाले दिन आपको वो एकदम करेक्शन आती दिखेगी। और इसका उल्टा, जिस महीने गिरा है उस महीने कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी आपको वहाँ पर चढ़ते हुए दिखेगा उस दिन। उस एक को शॉर्ट कवरिंग कहते हैं, एक को प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। पहले वाले को प्रॉफिट बुकिंग, दूसरे वाले को शॉर्ट कवरिंग। तो ये गेम है गोल्ड सिल्वर का। तो सट्टेबाजी की वजह से सिल्वर मुझे बहुत ज़्यादा, तो देखिए होता क्या है कि जो इन्वेस्टर ने कभी उतार चढ़ाव इतने नहीं देखे, तो वो सडनली ना नर्वस हो जाता है कि यार ये क्या है, मेरे तो खून पसीने की कमाई थी भैया, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े थे, Impatient. सिल्वर में लगाए। नहीं, इम्पेशेंट, और उसका ठीक है ऐसा होना, क्योंकि जिसने खून पसीने की कमाई है अपना, लोगों ने तमन्ना एफडीआर तोड़वा दी हैं, लोगों ने प्रॉपर्टी, एक दो ने तो मुझे मिले उन्होंने बेच के सिल्वर गोल्ड ले लिया है, और कुछ एक ने अपनी जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े थे वो उसमें लगा दिए। तो नेचुरली जब आप इतना ज़्यादा उसकी तरफ रुझान हो रहा है, तो ऐसे में प्राइस अगर गिरती है तो वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, ये क्या हो। इसलिए लंबे वक्त के लिए आप उसमें बने रहिए और बार बार प्राइस को मत देखिए। ये बार बार देखना जो है ना, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाता है। और मैं अभी किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा था कि लोगों ने अब ऐप वगैरह डाउनलोड कर ली हैं, सभी के पास है, जहाँ गोल्ड सिल्वर की प्राइस अब आपको गूगल नहीं करनी पड़ती, ऐप पे आप प्रेस करिए वो दिखा देता है। लोग सुबह उठ के माथा टेकते थे भगवान को, उठते पहला काम ये करते, पहले उठ के अब गोल्ड सिल्वर प्राइस देखते हैं। सो यू नो, बिकॉज कि क्या हुआ रात, क्योंकि होता क्या है कि रात के टाइम ज़्यादा मूवमेंट होती है। किसी ने मुझसे पूछा क्यों, क्योंकि इसकी प्राइसेस अमेरिका से तय होती हैं, हमारा दिन होता है तो उनकी रात होती है, उनकी रात होती है तो हमारा दिन होता है। तो रात को जब हम सो रहे होते हैं तो उनके वहाँ ट्रेडिंग हो रही होती है, तो वो नया रेट प्राइस डिस्कवरी जो है वहाँ पर रात को हो जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ हम उसको ट्रेल करते हैं। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था के पैमाने ऊपर और नीचे जाने से गोल्ड और सिल्वर प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोगों के दिमाग में गलतफहमी है। सिर्फ अगर रुपया कमज़ोर होता है डॉलर के खिलाफ तो आपको थोड़ा बहुत गोल्ड यहाँ महंगा होता दिखेगा, थोड़ा बहुत, पर बाकी कुछ भी, हमारी जीडीपी ऊपर जाए नीचे जाए, हमारा पीएमआई ऊपर जाए मतलब नीचे कोई जाए, डोमेस्टिक फैक्टर, कोई फैक्टर, ये प्राइस, क्योंकि हम 99% अपना गोल्ड तमन्ना इंपोर्ट करते हैं। हम कहाँ, हम गोल्ड उत्पादक थोड़े ना है, ये बाहर से आ रहा है। ये पहले लंदन में डिटरमिन होता था, अब क्योंकि यूके का रुतबा ख़त्म हो गया, अब यूके वो बात नहीं रही, अब ये कॉमेक्स न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर ये प्राइस डिस्कवरी होती है। इस बात को ध्यान रखें। भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर नीचे जाने से भारत में एक्सपोर्ट गिर गए, उठ गए, ये हो गया, वो सरकार वहाँ जीत गई, बीजेपी जीत गई, बीजेपी हार गई, एनडीए जीत गया, इलेक्शन हो गए, कोई फर्क नहीं। अच्छा, यही सवाल मेरा अगला था कि डोमेस्टिक फैक्टर्स कितना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ता। धनतेरस आ गया, अक्षय तृतीया आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत देखिए 200, 400, 500 रुपए, और आपको बताऊं इतना फर्क तो दिल्ली और चेन्नई के रेट्स में हो जाता है। अगर आप चेन्नई जाके गोल्ड खरीदेंगे, आपको यहाँ से 2000, 2500, 3000 रुपए महंगा मिलेगा, क्योंकि वो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जुड़ जाती है इसमें। चलिए, एक तो आपने भ्रम दूर कर दिया कि भाई डोमेस्टिक का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये सारा जो है हम सिर्फ मतलब एक तरह से बोला जाए कि हम सिर्फ निर्भर हैं जियोपॉलिटिक्स पे। हाँ, ना के बराबर फर्क पड़ता है, ऐसे समझ लीजिए। बिल्कुल फर्क तो नहीं कहूँगा, ना के बराबर फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि आपको महसूस भी नहीं होगा। 100, 200, 500 रुपए। अब जैसे धनतेरस आ गया तो सब लोग गोल्ड खरीदने जाते हैं, तो 200, 500 रुपए ज्वेलर्स महंगा कर देंगे उसको। शादी ब्याह आ गई, अब तो शादी ब्याह भी लोग कहाँ खरीद पा रहे हैं गोल्ड ज्वेलरी, लोगों का बजट ही अपसेट हो गया है इन कीमतों की वजह से। 9 कैरेट 14 कैरेट के लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, 18 कैरेट का खरीद रहे हैं। जिसने 100 ग्राम देना था बेटी को, वो अब 10 ग्राम 20 ग्राम में गुजारा कर रहे हैं। मुझे ज्वेलर्स ने बताई ये बात। तो ज्वेलर्स, बहुत सारे ज्वेलर्स तो खाली बैठे हैं। अच्छा, मज़ेदार क्या बात हुई है कि ज्वेलर्स की सेल तो नहीं हो रही, पर उनका जो वो पीछे शोकेस में माल पड़ा हुआ था ना, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। वो कहते हैं ठीक है हमारी वैल्यू बढ़ गई, पर बिक तो नहीं रहा। जो हमारे ज्वेलरी बनाने वाले कारीगर हैं वो बेचारे खाली बैठे हैं। बहुत सारे ज्वेलर्स पे फर्क पड़ गया। दैट इज़ वाई हम तो ये सलाह दे रहे हैं कि आप ज्वेलरी खरीदना बंद मत करिए। आप 9 कैरेट 14 कैरेट 18 कैरेट की ज्वेलरी खरीदें, वो आपको सस्ती मिल जाएगी। अच्छा, से रशिया यूक्रेन का भी वॉर है, ये भी पावर का ही वॉर है। वैसे तो ये अभी दिखता नहीं कि रुकेगा, बट अगर ये रुक जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अगर यहाँ से कूल डाउन होती हैं, वैसे आपको लगता है कि कूल डाउन होगा? मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है। और आपने रशिया यूक्रेन का जिक्र किया, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं उसके बारे में। रशिया के पड़ोस में एक देश है बेलारूस। रशिया का बहुत पक्का दोस्त है, वहाँ के राष्ट्रपति भी उनको, जैसे वो कहते हैं पुतिन साहब, ऐसे मानते हैं। बेलारूस जो है वो यूरोप के और नज़दीक है। अगर आप मैप पर देखें, ज्योग्राफी में देखें, उसके नज़दीक है। तो रशिया के पास एक मिसाइल है तमन्ना, उसका नाम है ऑर्शनिक। वो मिसाइल्स उन्होंने बेलारूस में तैनात कर दी हैं, और उनका जो मुंह है
मिसाइल का जो डायरेक्शन है यूरोप के कैपिटल्स की तरफ कर दिया। उन कैपिटल्स का नाम ले दूं मैं आपको, पेरिस, बर्लिन, लंदन, वॉर्सो, रोम, जो यूरोप की मेन कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, इनकी तरफ पोलैंड, इसकी तरफ मुंह कर दिया है। और ये मिसाइल्स न्यूक्लियर हेड्स कैरी करती हैं। ये आपको बताना चाहूँगा। कुछ मिसाइल स्वीडन, नॉर्वे, इनफैक्ट स्वीडन में सरकार ने एक मैनुअल जारी किया है अपने सिटीजन्स के लिए कि भैया लड़ाई कभी भी लग सकती है, जो जो इसमें हमने लिखा हुआ है वो उसको फॉलो करिए। उसमें एक बात ये भी है कि सामान आप स्टोर करके रखिए अपने पास, यहाँ जाइए यहाँ मत जाइए, लड़ाई हो तो कौन से बंकर में घुसना है, ये सब तैयारियाँ चल रही हैं। और अभी एक और डेवलपमेंट हाल में क्या हुआ है, जो आपने देखा होगा, जब से ट्रम्प साहब ने ग्रीनलैंड का राग अलापा है कि नेटो टूट गया है। 11 नेशंस, यूरोप के 27 नेशन से EU बनता है, नेटो में सारे 27 नहीं हैं। 11 नेशंस खड़े हो गए हैं ग्रीनलैंड के साथ। ग्रीनलैंड को डेनमार्क एडमिनिस्टर करता है, डेनमार्क के अंडर आता है। उन्होंने कहा साहब आप डेनमार्क को हाथ नहीं लगाएंगे। और मुझे हैरानी जब हुई, जब अभी 1-2 दिन पहले ही ग्रीनलैंड बर्फ़ से ढका रहता है, हाईएस्ट टेम्परेचर वहाँ 4 जाता है, लोग वहाँ पर कच्चा मीट खा के गुजारा करते हैं, वहाँ सब्जियाँ नहीं उगती। वहाँ वो एक ऐसा देश है जहाँ पर 100% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है और कच्चा मीट खाते हैं, क्योंकि उनको ना ही ज़्यादा मैं डिस्क्राइब करूँ तो अच्छा है। तो इन नेशंस ने, यूरोप के, वहाँ पर अपनी सेना भेज दी है। सोचिए, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि नेटो के देश अमेरिका से लड़ने की तैयारी में अपनी सेना ग्रीनलैंड में खड़ी कर देंगे, कि आप यहाँ आके देखिए। और ट्रम्प साहब हैं कि उनको तो ग्रीनलैंड चाहिए, कहते ग्रीनलैंड तो हमें चाहिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो मुझे चाहे मैं हार्डवेयर लूँगा चाहे मैं सॉफ्टवेयर लूँगा। तो मुझे तमन्ना, आपके बात का सीधा जवाब दूँ, मुझे नज़र नहीं आता कि ये यहाँ से सिचुएशन इतनी ज़्यादा ऐसी हो जाएगी कि पुतिन साहब और ज़ेलेंस्की साहब गले मिल जाएं, या मुझे ऐसा नहीं नज़र आता है। चलिए अब थोड़ा कॉपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपने सिल्वर में बताया कि ईवीज में यूज हो रहा है, कई तरह की फोन्स पे भी यूज हो रहा है, बैटरीज में भी यूज होता है कई जगह। कॉपर भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, चाहे आप वैसे ट्रेंडिंग की बात कर लीजिए चाहे यूट्यूब ट्रेंडिंग की बात कर लीजिए। तो कॉपर का भी जिस तरह से प्राइसेस सिग्नल दे रहे हैं, क्या ये ग्रोथ है या स्लो डाउन है? नहीं, ग्रोथ है। कॉपर की भी डिमांड इंडस्ट्री में बहुत है, बाय द वे। बर्तनों में तो आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन बनते हैं, पर कॉपर की वैसे भी डिमांड है। पर कॉपर में एक छोटी सी समस्या है। समस्या ये है कि कॉपर को आप फिजिकली अगर रखेंगे तो, क्योंकि इतना सस्ता है कि आप मान लीजिए आप निवेश करना चाहते हैं उसमें, तो आप 1-1.5 लाख रुपए का आप 100 किलो कॉपर खरीद लेंगे, तो आप उसको रखेंगे कहाँ? तो और कॉपर के अभी तमन्ना ETFs नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि ETF नहीं है तो आम आदमी कैसे निवेश करे? तो आपके पास अभी निवेश के 2 ही साधन हैं। पहला साधन है कि आप फिजिकली कॉपर खरीद के रख लीजिए अपने पास, वो आपके पास रखने में दिक्कत होगी, क्योंकि बताया ना मैंने 100 किलो मान लीजिए। और दूसरा, आप MCX में कॉपर की ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर वहां पर दिक्कत यह है कि वहां पर कॉपर आपको कॉन्ट्रैक्ट के साथ रोल ओवर, मान लीजिए आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर करते रहने पड़ेंगे, यानी कि अगले महीने 3 महीने का लिया, फिर आपने आगे लिया, क्योंकि मैंने बताया ना आपको MCX में आप डिलीवरी तो ले नहीं सकते हैं। तो पर कॉपर का भविष्य मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी एक मेटल है, और मेटल, सारे ही मेटल्स मुझे बहुत वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने दुनिया को डिवाइड कर दिया है, अपने आप को अलग थलग कर लिया है। पहले सारे दुनिया के 66 ऑर्गेनाइजेशंस तमन्ना, जिसमें से अमेरिका ने अपने आप को पीछे हटा लिया है, उसमें से 31 ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइटेड नेशंस की हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के लिए काम करती थी। कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए थी, कुछ चैरिटी के लिए थी, कुछ कहीं पर आपदा पड़ जाए उसकी मदद के लिए थी। एक भारत की भी थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस थी, उसमें से भी अपने आप को खींच लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब ऐसा लग रहा है कि अगर कल को एक देश को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो क्या वो दूसरे देश से ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो अमेरिका की ऐसी हरकत की वजह से, तो इसलिए कॉपर का भी मुझे भविष्य उज्जवल नज़र आता है। और भारत में इसको लेना आसान नहीं है, पर कुछ देशों में इसमें लेना आसान है। तो क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो कॉपर पर, अगर आप करना चाहते हैं कॉपर को, अगर आपके पास रखने की जगह है तो कॉपर लेके आप रख सकते हैं, किसी कमरे में बंद कर दीजिए, यू माइट बी एबल टू जनरेट गुड रिटर्न। हाँ, उसको बार बार देखना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, देखना, पर उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी तो आपको रातों की नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कॉपर में इन्वेस्ट करना मतलब कठिन है, या कठिन है। मैंने बताया ना, या तो आप फिजिकल लेके रखेंगे या फिर आप MCX में करेंगे। ETF नहीं है अभी इसके, तो जब तक ETF नहीं आता है कॉपर का, तब तक के लिए रिटेल निवेशक के लिए थोड़ा ये कठिन मेटल है,
तो यू कैन स्टे विद गोल्ड सिल्वर। अच्छा, हम अभी रिसेंटली जैसा कि आपने भी कहा कि हम लगातार यूट्यूब पे वही सब पिक्चर्स देख रहे हैं, थंबनेल में गोल्ड सिल्वर की ईंटें रखी हुई हैं। एक और चीज़ जो बड़ी देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि कॉपर के रेट्स और साथ ही साथ ईवीज की बात चल रही है कि उसमें जो मेटल यूज़ हो रहा है, कॉपर यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से इसके रेट्स बढ़ सकते हैं। ये क्यों लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है? लोग क्यों इतने ज़्यादा व्याकुल हुए हैं इस चीज़ को सुन के? मेन व्याकुल होना तो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि अगर कॉपर, मुझे याद है जब 900 रुपये था तो मेरे को दोस्त थे, मैंने उनको कहा तुम ले लो, तो उन्होंने जब 1300 हो गया, 1400 हो गया, तो यू नो फोमो, सो यू फील कि आपने किसी की बात नहीं सुनी, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसको फॉलो नहीं किया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक तो इसलिए व्याकुल है। दूसरा व्याकुल इसलिए कि अगर बहुत महंगा हो जाता है तमन्ना, तो फिर जिन चीजों में कॉपर इस्तेमाल होता है, मैं उदाहरण दे देता हूँ, एयर कंडीशनिंग की जो कॉइल होती है वो कॉपर की होती है। अब अगर कॉपर बहुत ज्यादा महंगा होता जाएगा तो आपको जो एसी की प्राइसेस हैं, और एसी अब कोई लग्जरी आइटम नहीं है भारत जैसे देश में, जहां पर ज्यादातर देश में करीब 9 महीने के आसपास तो आपको एयर कंडीशनिंग चाहिए होती है। तो वहां पर अगर एसीज महंगे हो जाएंगे तो एसीज की पेनिट्रेशन अब गांव में भी जा रहे हैं। एसीज, पहले एसी लग्जरी हुआ करता था, तो जिस चीज में कॉपर प्रयोग होता है ऐसा लग रहा है कि उस चीज की कीमत बढ़ती जाएगी। अगर बढ़ती गई तो इसलिए शायद लोग व्याकुल हो रहे होंगे, पर इतनी कोई बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं नजर। क्योंकि एक आप देखिए ज्यादातर वीडियोस आजकल इसी के आ रहे हैं, कॉपर खरीद लीजिए, जी, तो ये सस्ता है ना। हाँ, वही कह रही हूँ ना, बड़ी ज़रूरत है इंसाइट्स की कि इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम भी यही सोच के, मैंने भी आपको इसीलिए बुलाया कि भाई जी, इतना जी। सारा कुछ फैल रहा है तो आपसे और एडवाइस ली जाए। और मैं आप इसमें ये जोड़ दूं, क्योंकि आपने इसको इतना खुल के जिक्र किया कि कॉपर में भी सट्टेबाजी बहुत हो रही है। अच्छा। बहुत, क्योंकि एमसीएक्स में और कमोडिटी एक्सचेंज में तो ट्रेड हो रहा है, और वहां पर और इसमें क्या है कि सट्टेबाजी करने के लिए आपको पैसा भी कम चाहिए, क्योंकि सस्ता है ना। तो सस्ता है, तो सस्ता होता है तो आपको मार्जिन भी कम देना पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी आप खरीद पाते हैं, तो इसलिए उसमें सट्टेबाजी भी बहुत हो रही है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉपर में भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये सट्टेबाजी कहीं कूल डाउन हुई तो फिर इसकी प्राइसेस में करेक्शन आ सकता है। और अगर इन्वेस्टर गोल्ड या सिल्वर टॉप के पास बाय करता है तो क्या करना चाहिए? मतलब पैनिक सेल करें या फिर पहली बात तो आप टॉप के पास बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो खरीदने की मेथोडोलॉजी है वो गलत है। अच्छा। क्योंकि टॉप के पास बाई करने का मतलब है तमन्ना कि आपने सारा पैसा एक साथ लगा दिया। मान लीजिए आपने 5 लाख इन्वेस्ट करना था, आपने सारा उठा के गोल्ड खरीद लिया। ये तरीका नहीं है खरीदने का, क्योंकि आपको गोल्ड और सिल्वर कीमतों में बहुत मौके दे रहा है। ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जब जब करेक्शन आए तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी ने 5 लाख, फिर मैं वो सलाह देना चाहूँगा अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से पूछिए, पर जैसे किसी ने 5 लाख रुपए लगाने हैं, तो एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, तो वो 50-50 हज़ार रुपये अगले 3-4 महीने में क्यों नहीं लगा सकता? 50,000 एक लेवल पे लिया, फिर 50,000। अब कोई कहेगा साहब 2 महीने में तो और महंगा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, पर आपका नीचे भी तो आ जाएगा ना। अगर नीचे आ गया तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए बेटर है कि आप चढ़ते हुए गोल्ड में थोड़ा थोड़ा पैसे लगाएं। आपने एक साथ लगाया और वो गिर गया तो फिर तो आपको अफसोस होगा कि मैंने 5 लाख लगाए थे, आज वो 4.5 के बराबर हो गए हैं। और लंबे वक्त के लिए रखिए। अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है वो नज़रिया ठीक नहीं है। और लंबा वक्त, आप तमन्ना, पहले तो लंबा वक्त बहुत लंबा होता था, 5 साल 7 साल। अब तो आप इन मैटर्स के लिए तो 2 साल 3 साल ही, जब तक ट्रम्प साहब बने हुए हैं। और मैं तो थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में बोलता हूँ, जिन लोगों ने गोल्ड सिल्वर में पैसा बनाया है पिछले 1 साल 2 साल में, उनको ट्रम्प साहब जैसे भी हैं, जो भी हैं, एक धन्यवाद तो ट्रम्प साहब को बनता है। करना चाहिए, थैंक यू भेजना चाहिए उनको। देखिए ना, वो वहाँ की जो मैचाडो जो हैं, वहाँ की वेनेजुएला की जो ऑपोजिशन लीडर हैं, उनको राष्ट्रपति बनने का शौक है क्या? मडूरो साहब तो रहे नहीं, तो रॉड्रिक्स को हरा के मुझे बना दें ट्रम्प साहब, तो वो पहुँच गई व्हाइट हाउस और उन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ गिफ्ट कर दिया। पहली बार मैंने देखा कि नोबेल प्राइज़ गिफ्ट किया जा रहा है कि आज से मेरा नहीं है आपका हुआ। उनको लगा कि नोबेल प्राइज़ रखने में ज़्यादा मशहूरी मिलेगी या ताकत मिलेगी, या मैं वेनेजुएला की प्रेसिडेंट बन जाऊं। तो ट्रम्प साहब का मैंने स्माइल देखा, तमन्ना, उसको लेते हुए। इतना बड़ा स्माइल तो मैंने देखा ही नहीं पिछले 1 साल में। इतना ज़बरदस्त उन्होंने स्माइल दी, सो हैप्पी, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। नोबेल प्राइज़ के लिए तो कितनी मशक्क़त कर रहे थे, मैंने ये लड़ाई रुकवाई। हालांकि अब उन्होंने जब पकड़ा है, ऐसे समय में पकड़ा है जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा चुके हैं, ईरान पर लड़ाई की तैयारी चल रही है, ग्रीनलैंड पे उनकी नज़र है, आइसलैंड की बात करते हैं, क्यूबा के प्रेसिडेंट मार्को रूबियो साहब को डिक्लेयर कर देते हैं, कभी कहते हैं मैं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। तो ट्रम्प साहब जब तक बने हैं, कोई ना कोई ऐसी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आती रहेगी जो कि इन कमोडिटीज़ को ऊपर
जाती रहेगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके करिए और लंबे वक्त के लिए बने रहिए। अच्छा, आप खुल के जियोपॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रहे हैं। अगर मैं इंडिया और अमेरिका के रिश्तों को की बात करूं, अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं हाल फिलहाल में। जिस तरह से ट्रंप की ही बात कर लें कि ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से एक दो बार गच्चा देते नज़र आए हैं वो इंडिया को। तो अब आप आगे के सिनेरियो को मैं इससे रिलेटेड नहीं कर रही हूँ, आगे के सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? इंडिया के रिलेशनशिप को अमेरिका के साथ कैसे देखते हैं? दोस्त दोस्त ना रहा, कुछ एक पुराना गाना है, मुझे लग रहा है कुछ उस टाइप के। लेकिन हमारा रवैया सही है। हमारा रवैया बहुत बढ़िया रहा, बिकॉज कोई व्यक्ति अगर बार बार आपके ऊपर इस तरह लांछन दे रहा है, आपके ऊपर टैरिफ लगा, देखिए 25% लगाए, फिर 25% लगाए, 50 हो गए, फिर 500 की धमकी दी, 550 हो गए, 25% ईरान की वजह से लगाए, 575 हो गए। तो टैरिफ तो कहीं रुक ही नहीं रहा है। उनके अनाउंसमेंट्स, इंडिया के चाबहार पोर्ट को उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, इमिग्रेशन भारत के स्टूडेंट्स पे, भारत के इमिग्रेंट्स पे जो प्रोफेशनल्स जाते थे H1B को रिलेटेड, तो कोई भी तो काम ऐसा नहीं किया। अब आपने पूछा कि आगे हम इन रिश्तों को कैसे देख रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ज़्यादा गुथे हुए हैं आपस में, उसको कोई एक व्यक्ति आके इतनी ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, ज़्यादा बिगड़ गए तो सुधरने में वक्त लग सकता है, पर अच्छी बात क्या है, तमन्ना के ट्रंप साहब कुर्सी पर 2028 तक ही हैं, इससे आगे नहीं है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे 2028 के बाद देखता हूँ कि 2028 के बाद ये रिश्ते कैसे रहेंगे, क्योंकि जब तक ट्रंप साहब हैं कुछ है उनको इंडिया से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है अंदर। और एक और चीज़ मैंने देखी तमन्ना, कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़ करते हैं, Prime Minister Modi is a great leader. Prime Minister Modi is a very nice man. My friend. हाँ, my friend. Prime Minister Modi is a great friend. तब वो साथ में एक शगुफा छोड़ देते हैं। एक तरफ तारीफ करेंगे, साथ में अगले दिन जो है अनाउंसमेंट आ जाती है कि ये आपके ऊपर टैरिफ लग गया या ये हो गया। तो ये उनका स्टाइल है कि पहले तारीफ करो, साथ में कुछ करना है तो उसको लेस कर दो, उसको ऊपर से कोट कर दो, ये कह के। तो जब तक ट्रंप साहब हैं ये रिश्ते बहुत उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। और अब बात आती है उनके जो ऑफिशियल्स हैं, अभी उनके इंडिया में एम्बेसडर आए हैं सर्जियो गौर साहब, और वहाँ पर मार्को रूबियो, स्कॉट बेसेंट है, जितने भी अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं जो इंडिया से डील कर रहे हैं, उनकी बात का तो कोई वजन मुझे नज़र आता ही नहीं। वो लोग कुछ अग्री करके जाते हैं, ऊपर ट्रंप साहब कुछ और घोषणा कर देते हैं। जब बातचीत चल रही होती है उस दौरान में कोई घोषणा कर देते हैं। तो अमेरिका और भारत के रिश्ते जब तक ट्रंप साहब हैं, मुझे लगता है बहुत वॉलेटाइल रहेंगे। उसी तरह जिस प्रकार सोने चांदी की कीमतें ऊपर नीचे जा रही हैं, ये रिश्ते भी वैसे ही रहेंगे। क्योंकि ट्रंप साहब, देखिए मुझे नहीं पता उनका दिमाग एकदम से पलट जाए और एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए तो बात अलग है, पर अभी जो हाल चल रहा है उसको देख के बहुत वॉलेटाइल रिश्ते रहेंगे। और मुझे लगता है भारतीयों को अमेरिकन ड्रीम जिसको कहते हैं हम, तमन्ना, उस अमेरिकन ड्रीम को कुछ टाइम के लिए ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। मुझे भी यही लगता है कि हम लोग भी ज़्यादा ही। हाँ, मुझे बहुत सारे परिवार मिले तमन्ना, सॉरी आपको बीच में मैंने टोक दिया, जो अपने बच्चों को अमेरिका भेजने की सोच रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स को मैं मेंटोर भी करता हूँ, मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाके अपना शुरू करना चाहते थे, अब जो हालात बदले से हैं। तो मैंने कहा बदले से सरकार नज़र आते हैं, अब नज़र आते हैं तो मैंने कहा कुछ टाइम के लिए रुक जाइए। डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप साहब पूरा व्हाइट हाउस भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक व्यक्ति हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, पर पूरा अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है ऐसा नहीं है। उनकी अप्रूवल रेटिंग बुरी तरह से गिर चुकी है। मिड टर्म इलेक्शंस वहाँ नवंबर में हैं, और बड़े मज़ेदार बयान सुनने को मिलते हैं। वो कहते हैं मिड टर्म, उनको लग रहा है कि मैं मिड टर्म इलेक्शन हार जाऊँगा, और उन्होंने कहा कि अगर मैं हार गया तो सेनेट मुझे इम्पीच कर देगी, और इम्पीच कर दिया तो वो कहते हैं मैं कॉन्स्टिट्यूशन ही शायद बदल दूँ, इसको बदल दिया जाए या कुछ कर दिया जाए। कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है मामला, ये उनकी अप्रूवल रेटिंग नीचे जा चुकी है। और लोग, क्योंकि अमेरिका के लोग, ये देखना होगा तमन्ना कि क्या उनके साथ खड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि आम अमेरिकन इस प्रकार की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेगा। कुछ हैंडफुल ऑफ लोग हैं, मागा ग्रुप है वहाँ पर, वो उसको सपोर्ट करते हैं, बस ज़्यादातर अमेरिकन इस टाइप के नहीं हैं। अमेरिका ये बात भूल गया कि अमेरिका बना दुनिया की वजह से। अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, मेटा है, कोका कोला है, पेप्सी है, मैकडॉनल्ड्स है, मैं नाम लेता जाऊँ, ये आलू टमाटर हैं। ये दुनिया भर में आप कहीं भी जाएं, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। तो अमेरिका बना अमेरिका अपने ब्रांड्स की वजह से। उन ब्रांड्स का क्या होगा अगर इस टाइप की पॉलिसीज़ नहीं? अमेरिका दुनिया के साथ इंटीग्रेट होके अमेरिका बनाए, ऐसा अमेरिका जो अपने आप को दुनिया से अलग कर ले, वो अमेरिका नहीं रह जाएगा। तो ये ट्रंप साहब को सोचना पड़ेगा। एनीवे, उनको, मुझे नहीं लगता उनको कोई सलाह देने वाला कोई है, या वो किसी की सलाह मानते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
लेकिन पहले जब इलेक्शंस हुए थे तो काफ़ी सपोर्ट मिला था प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हाँ, आपकी बार ट्रम्प सरकार और वहाँ जाके स्टेडियम में उनके लिए करा, पर कौन जानता था कि सरकार बदल जाएंगी? हु न्यू कि उनका एकदम से ऐसे पलटी मार जाएंगे, और उनको पता नहीं इंडिया से क्या प्रॉब्लम है। अब तो इंडिया की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट हो गई, इससे प्रॉब्लम है, या वो इंडिया को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उनको लगा जब मैं टैरिफ की धमकी दूंगा तो इंडिया आके मेरे पैरों पे गिर जाएगा। नहीं 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 सर, आप जो करें, मैं जो आपके, जैसे वियतनाम ने किया, कंबोडिया ने किया, बहुत सारे देश हैं जो उनके आगे आके झुक गए और उन्होंने अपना टैरिफ वैरिफ जो लगवाना था लगवा लिया। पर इंडिया की रीढ़ की हड्डी है, इंडिया की स्पाइन है। अब इंडिया इज नॉट गोइंग टू बेंड एंड टच हिज फीट के साथ आप ऐसा करिए ऐसा करिए। सो आई थिंक ही विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक। चलिए अब थोड़ा इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। अगर आइडल पोर्टफोलियो की बात करूं तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना एलोकेशंस कितना होना चाहिए? देखिए, कॉपर, जैसा मैंने आपको कहा कि कॉपर आप फिजिकल तो ले सकते हैं, अगर आप ले सकते हैं तो लेकर रख लीजिए, पर कितना लेंगे तो मैं गोल्ड सिल्वर पर ज़्यादा बात करता हूँ। कॉपर को अगर आप लॉन्ग टर्म MCX कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको ट्रेडिंग की मेथोडोलॉजी बताई थी, तो आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेके रखिए। पर गोल्ड सिल्वर मुझे आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 20-25%, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और गोल्ड और सिल्वर को इंडिविजुअली पूछे तो मुझे लग रहा है अभी भी 60-70% गोल्ड होना चाहिए, बाकी का 30-40% सिल्वर होना चाहिए। गोल्ड ज़्यादा सॉलिड है, गोल्ड में वॉलेटिलिटी कम रहेगी, जैसा मैंने कहा, तो गोल्ड थोड़ा सा सेफ है सिल्वर के मुकाबले। रिटर्न भले ही सिल्वर ने ज़्यादा दिए हैं, पर गोल्ड सेफ है। और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो नियम होता है, हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी चीज़ ने ज़्यादा रिटर्न दिया है तो रिस्क भी है। देखिए, अगर इन्वेस्टर रिस्क से घबराता नहीं है तो सिल्वर बढ़ा दे, गोल्ड कम कर दे। पर अगर आपको रिस्क आपकी हार्ट बीट्स बढ़ा देता है, रातों की नींद छीन लेता है, तो फिर मुझे लगता है कि गोल्ड को ज़्यादा रखना चाहिए, सिल्वर को कम। और आपसे एक और भविष्यवाणी कराती हूँ आने वाले 2-3 सालों में आप कौन सा मेटल आपको सरप्राइज करने वाला है? सरप्राइज तो ऑलरेडी कर चुके हैं, गोल्ड सिल्वर से ज़्यादा किसने सरप्राइज किया होगा मुझे। लोगों को कब अनप्रेसिडेंटेड रिटर्न आया है, और अगर यही हाल बना रहा और जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके से जा रही है, जाती रही, तो ये दोनों मेटल्स आपको बिल्कुल सरप्राइज करें। एक और मेटल है जिसकी हम चर्चा नहीं करते, प्लैटिनम, और आपको हैरानी होगी, प्लैटिनम ने ऑलमोस्ट सिल्वर के बराबर रिटर्न दिया है, पर आपको मालूम है उसकी चर्चा क्यों नहीं होती, उसका जिक्र क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको आपने एक बार खरीद लिया तो आप बेच नहीं पाएंगे उसको, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती। बाकी कीमतें उसकी भी करीब 150% से ऊपर बढ़ी हैं। प्लैटिनम अमेरिकन गोल्ड जिसे बोलते हैं? नहीं, प्लैटिनम तो एक अलग मेटल है, अमेरिकन गोल्ड तो और चीज़ है। प्लैटिनम की ज्वेलरी चलती है, प्लैटिनम पर उसको दिक्कत यह है कि उसको लिक्विडेट करना बहुत कठिन है, इस वजह से उसकी चर्चा नहीं होती। तो मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर आपको आने वाले समय में भी एक ना केवल स्टोर ऑफ वैल्यू है, बल्कि आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दे शुड बी गुड ऑप्शंस फॉर यू। अच्छा, आप हमेशा ही बहुत अच्छे से समझाते हैं। अगर आपको व्यूअर्स को समझाना हो, एक ब्रीफली समझाना हो कि क्या मार्केट में चल रहा है, किस चीज़ को सोच के रिस्क लेना है, अपॉर्चुनिटी है, रिस्क है, और क्या, कब, क्यों, कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या सोचना है, तो क्या आप बताएंगे? अब मुझे लगता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर होता है ये तमन्ना, कि आपकी, जैसे मैंने कहा ना, जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। पर अब अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास हैं और आप पैसा बचाते हैं, कुछ बैंक में रखते हैं, कुछ एक आध प्रॉपर्टी ले रखी है, कुछ थोड़ा बहुत आपने शेयर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं तो मुझे तमन्ना यहाँ से 2026 में की जो शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। ग्रीनलैंड, ईरान, मतलब टेंशन में शुरुआत हुई है। और हमारी जो इकोनॉमिक एनालिसिस टीम है, जो मेरे साथ काम करती है, मुझे एक रिसेशन आता हुआ वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। भारत में असर कम होगा, पर वैश्विक स्तर पर रिसेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो जब रिसेशन दस्तक दे रहा हो, मंदी जिसको कहते हैं, तो ऐसे में आपका पोर्टफोलियो फैला हुआ होना चाहिए, यानी कि एक ही एसेट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई एक एसेट ऐसा हो सकता है कि उस मंदी के प्रकोप में आके और एकदम से नीचे जाने लग जाए। सो यू शुड स्प्रेड योर रिस्क, डिवाइड योर इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन लिटिल बिट इन बैंक एफडीज ऑल्सो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में, थोड़ा शेयर्स में, थोड़ा गोल्ड सिल्वर में, और थोड़ा रियल एस्टेट में। इन 4-5 एसेट्स को आप मान के आप स्प्रेड करके रखिए। तो ये एक आम निवेशक को मुझे लगता है आइडियली करना चाहिए, दैट डोंट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। लोग गलती कर रहे हैं, लोगों ने, मैंने बताया ना, लोगों ने अपनी एफडी तोड़वाकर गोल्ड सिल्वर ले लिया, किसी ने प्रॉपर्टी बेच कर ले लिया, किसी ने शेयर्स में से पैसे निकाल लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट गेट कैरिड अवे। हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न मिल गया हो, पर लॉन्ग टर्म में आप कहीं मात खा सकते हैं।
तो इसलिए इसको डिवाइड करके रखिए। आई थिंक दिस विल बी माय एडवाइस फॉर योर दिस थिंग। हालांकि एज आई सेड, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बहुत पर्सनलाइज्ड होती है। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके करिए, क्योंकि आपके प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको डिटर्मिन करती हैं वो मुझे नहीं मालूम है। पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, दैट स्प्रेड योर रिस्क अक्रॉस एटलीस्ट 5 एसेट क्लासेस। और अगर ये रिसेशन आता है, जैसे कि आपने कहा इंडिया में ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, तो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है जिस पे सबसे ज़्यादा असर होगा इंडिया में? इंडिया में जहाँ हम अंग्रेजी में एक शब्द होता है तमन्ना, उसको बोलते हैं एंट्वाइंड। जहाँ हम दुनिया के साथ गुथे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड एंट्वाइंड, वहाँ उन सेक्टर्स पे असर होगा। उसमें मैं नाम ले लेता हूँ, एक्सपोर्ट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और कहीं विदेश से आप कोई सलाह लेते हैं, कुछ लेते हैं, वहाँ असर होगा। बाकी क्योंकि इंडिया क्या है कि अच्छी बात है 140-45 करोड़ हम लोग हैं, और अपने आप में एक दुनिया है। वी आर अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। हमारा तो, और हमारी इकोनॉमी की अच्छी बात क्या है कि हम 55 से 60% कंजम्पशन से बनते हैं। यानी कि आप और हम जाके जब सामान खरीदते हैं दुकानों पर, सर्विसेज लेते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी बनती है। तो ये एक अच्छी बात है। तो हम दुनिया पर इतने ज़्यादा, अगर मैं ये बात कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम दुनिया पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे इम्पोर्ट्स हैं डिपेंडेंट, ये मैं माना। इम्पोर्ट्स, हम बहुत सारा माल, अभी भी ट्रेड डेफिसिट हमारे यहाँ चलता है, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो वो हिस्सा जो दुनिया पर डिपेंडेंट है, वो हिस्सा प्रभावित तो कुछ ना कुछ होगा। पर ओवरऑल हम दुनिया से बहुत अच्छे हैं। IMF की कल रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया का ग्रोथ इंजन बन रहा है। वर्ल्ड बैंक ने कहा चक दे इंडिया, कि वे इंडिया, बिकॉज हो क्या रहा है तमन्ना, कि दुनिया की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 2.5% पे ग्रो कर रही है। 2.5%। हम लोग 7.5% पे ग्रो कर रहे हैं, 7.5-8। तो हम दुनिया से 3 गुना ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हैं। तो एक कहावत होती है गांव में, हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहेगा ही ना, कि कितने भी हम नीचे आ जाएं तो वी विल स्टिल बी इन अ वेरी हेल्दी पोजीशन। सो आई थिंक वी आर स्टिल इन अ बेटर पोजीशन। हमारे ऊपर उतना असर नहीं होगा। पर ये मंदी की आहट सुनाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है तमन्ना कि कुछ जो अपने आप को विकसित कहने वाले देश हैं, इटली है, फ्रांस है, UK है, अमेरिका खुद है, इनके यहाँ आप ग्रोथ के, मैं आपको आंकड़े बताऊं, कोई 0.5, कोई 0.8, कोई 0.2, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप को ना प्लस में रखा हुआ है। एक्चुअली इकोनॉमी इनकी नेगेटिव में है, क्योंकि नेगेटिव में जब आप डिक्लेयर कर देते हैं तो बहुत सारा निवेश आना बंद हो जाता है, बहुत सारे नुकसान होने लग जाते हैं इकोनॉमी को। आपको लोग अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, अरे यार आपकी इकोनॉमी तो रिसेशन में चल रही है। तो इन्होंने अपने आप को बस मार्जिनली ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसे में इंडिया ग्रो कर रहा है। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो अक्सर? सबसे बड़ी गलती आप जो करते हैं वो कि आप इन्वेस्टर बन के आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। आप आते हैं कि मैं 5 साल के लिए आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और आप तो 2 महीने में प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं। पेशेंस आप में कम होती है, बार बार आप रेट चेक करते हैं, ये गलती करते हैं। दूसरी बड़ी गलती करते हैं कि आप सारे के सारे पैसे को एक ही जगह लगा देते हैं। और तीसरी बड़ी गलती करते हैं, आपने इन्वेस्टर की बात करी, कि वो इन्वेस्ट करते ही नहीं है, उनका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है। और कुछ नहीं, एक जो सबसे आलसी इन्वेस्टमेंट है FD, बैंक में फ़ोन किया FD कर दी उसकी, सबसे आलसी। और हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बैंक्स, में बैंकों को अन्यथा इसको ना लें, बट अगर आपको कोई रिटर्न पोस्ट टैक्स तमन्ना 4-5% रिटर्न दे रहा है, सेविंग्स अकाउंट में 2.5%, 3% आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आई थिंक यू आर नॉट वर्किंग, योर मनी इज नॉट वर्किंग फॉर यू। FD से जुड़ा एक अपडेट भी आया अभी मेरे पास जी। कुछ चेंजेस हुए हैं, अभी मैं देख रही थी। वो रेट कट हो रहे हैं, क्योंकि जब RBI रेपो रेट घटाता है, कुछ ऐसा ही है। तो FD के भी रेट कम होते हैं। तो अगर लोन के रेट कम होंगे तो FD के भी रेट कम होंगे। तो FD तो और ज़्यादा अनअट्रैक्टिव। इनफैक्ट कल एक रिपोर्ट आई कि बैंकों को पैसा जुटाने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि लोन बैंक कहाँ से देते हैं? जो लोग डिपॉजिट करके जाते हैं वो उनके लिए रॉ मटेरियल है, और जो लोन है वो उनका फिनिश प्रोडक्ट है। तो अब रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, तो वो फिनिश प्रोडक्ट कहाँ से जाए? तो उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इतने कट हो रहे हैं, बैंक्स आर स्ट्रगलिंग, उनकी लिक्विडिटी पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आप FD, ये एक और गलती करते हैं इन्वेस्टर्स, कि वो सारा पैसा अपना बैंकों में रखे रहते हैं। आप पैसे के लिए ना लोग, तमन्ना मैंने देखा है, मेहनत नहीं करना चाहते। इफ़ यू वॉन्ट योर, पहले भी बोला था मैंने, आई विल रिपीट दिस, इफ़ यू वॉन्ट योर मनी टू वर्क फॉर यू, यू हैव टू वर्क फॉर योर मनी। अगर आप चाहते हैं पैसा आपके लिए काम करे, तो आप भी तो अपने पैसे के लिए काम करिए ना, तब वो बेचारा आपको कमा के देगा।
और आपके पास तो टाइम ही नहीं है, आपकी नौकरी सुबह से शाम तक, पड़े हुए हैं पैसे, संडे हुआ घूमने फिरने चले गए, रेस्ट किया, यू आर नॉट स्पेंडिंग एनी टाइम ऑन योर मनी, तो इसलिए पैसा पूरा रिटर्न नहीं दे पाता है। किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए, तमन्ना, अगर सेविंग्स अकाउंट में 1 साल के लिए छोड़ दिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, किसी व्यक्ति ने सेविंग्स अकाउंट में 1 साल के लिए 10 लाख का बैलेंस रखा है, तो आपने अपना 1 साल में कम से कम 70-80 हज़ार रुपए का बिना जाने नुकसान कर लिया। और ये किसी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट में नहीं, एक बड़ी सिंपल सी आप म्यूचुअल फंड कर देते या कुछ भी कर देते तो आपको वहां से आराम से निकल आता। तो आप अनजाने में अपना नोशनल लॉस, इसको हम नोशनल लॉस कहते हैं, एक्चुअल तो नहीं हुआ पर नोशनल लॉस हो गया, तो आप अपना इतना नुकसान करते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स कुछ गलती करते हैं, बहुत कठिन है। इंडिया में ना तमन्ना एक दिक्कत और है कि यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। लोगों को बैंकिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में हियर इन से चलते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, किसी दोस्त से पूछ लिया, किसी रिश्तेदार से पूछ लिया। और मुझे लगता है थोड़ी इनसिक्योरिटी भी है। इनसिक्योरिटी तो करियर को लेके होती है, मुझे लगता है इसको लेके भी है, फाइनेंसेस को लेके, जो एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लिटरेसी कम है, तो अगर लिटरेसी कम होगी तो जानकारी कम होगी। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कहावत है इंग्लिश में। सो आपको कम जानकारी होगी तो इनसिक्योरिटी तो आएगी, आपको डर लगता है। देखिए एक ताज़ा अपडेट, क्या हमने शायद इस पे बात करी ली, चांदी इस हफ्ते 79,082 बढ़कर रुपए 2.82 लाख पर पहुंची। सोना 4,471 महंगा होकर 1.41 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। जी, ये एक हफ्ते की आपको बात बता रहे हैं, तो एक हफ्ते में बिल्कुल इसमें सोने चांदी में उतार चढ़ाव लगातार देखे जा रहे हैं, और आपको ये आगे भी देखने को मिलेंगे, जो हमने अभी इतनी डिटेल में चर्चा करी है। इन फैक्टर्स की वजह से आपको ये ऊपर नीचे जाते देखेंगे। अपनी धड़कनों को सोने चांदी की कीमतों के साथ मत जोड़िए, आपकी धड़कन नहीं तो कहीं यू माइट मिस अ हार्ट बीट। तो इसलिए आप इसको लंबे अवधि के लिए लेके रखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए और डाइवर्सिफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को, और किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके करिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने अभी पढ़ी, फ़ोन पे अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसमें है कि सोना चांदी के कारण शक्तिवर्धक दवा, जो हम च्यवनप्राश कहते हैं, जो सर्दियों में हर कोई सजेस्ट करता है, वो भी महंगी हुई है, और डायबिटीज़ की दवा 1100 रुपये बढ़ गई। ये देखना होगा मुझे कि इनमें वाकई में प्रयोग हो रहा है सोना चांदी के खाली उनकी कीमतों पर पता लगा उसमें से एक इतना सा जरा सा डाला और उसकी वजह से आपने कीमत बढ़ा दी। दिस कुड बी एन एक्सक्यूज फॉर दीज FMCG कंपनीज, अपनी कीमतें बढ़ाने का एक एक्सक्यूज भी हो सकता है। पर अगर ये सच में यूज हो रहा है तो कम से कम ये सिद्ध हो गया कि इनमें सोने चांदी का प्रयोग किया जाता है। अब तो मिठाइयों पर वर्क लगने बंद हो गए हैं। अच्छा, आपने देखा होगा पान में भी लगता है आजकल, तो वो पता नहीं कौन अगर सा पान में आपको वो 20 रुपए 50 रुपए का पान चांदी का वर्क लगा के दे रहा है, तो सब आप चांदी नहीं पता नहीं क्या खा रहे होंगे। उसको बता दीजिए भैया 3 लाख रुपए किलो, ये किस चीज का बना हुआ है। आई थिंक वो चांदी पे वर्क लगाने वाले एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि अगर अब वो आपको वर्क लगा के दे रहे हैं तो 50 रुपए के पान पे वो आपको चांदी का वर्क तो नहीं लगा के देगा। आप सीधा समझ सकते हैं कि ये अवश्य कुछ और है। मेरे घर के पास ही है शॉप, 40 रुपए का पान देता है वो भी अच्छा खासा वर्क लगा। नहीं, वो वर्क मैं आपको सलाह ही दूंगा, अगली बार जब आप उससे पान लें तो उस वर्क को उतार दें, उसको बोलो भैया मुझे बिना वर्क का तुम दे दो, ये मुझे इतनी महंगी चांदी नहीं खानी अपने पास। पता चला मुझे 1100 की दवाई खानी पड़ जाएगी। बिल्कुल, यू डोंट नो व्हाट यू आर टेकिंग इनसाइड, सो इट्स बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, मतलब इतनी इंसाइटफुल नॉलेज मिलती है, और बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े सटीक अंदाज में सुनाते हैं आप। और मुझे लगता है कि बहुत सारी जो आपकी कंफ्यूजन्स होती हैं, आपके डाउट्स होते हैं ना, वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं। फिलहाल पॉडकास्ट तो खत्म करने का समय आ गया, लेकिन आपसे प्रॉमिस ले लेती हूँ कि आप दोबारा फिर आएंगे। जरूर, जब मौका लगेगा मैं जरूर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक एडवाइस दे दीजिए दर्शकों को। बस एडवाइस तो यही है, तमन्ना की पॉडकास्ट देखते रहिए, मुझे लगता है इससे अच्छी और क्या एडवाइस हो सकती है। बाकी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस तो आपने मुझसे पूछी, बहुत पेशेंस रखिए और लंबी अवधि के इन्वेस्टर बन के आइए। आई थिंक और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करिए। लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, अपने पैसे पे ध्यान नहीं देते हैं। कुछ तो अपने ऊपर नहीं देते हैं, कुछ अपने पैसे पे ध्यान है। आप देखिए ना, कोई स्किन केयर वाला आएगा, कहेगा आप अपनी स्किन पर ध्यान नहीं देते हैं। कोई हेल्थ केयर वाला आएगा, वो कहेगा अपनी हेल्थ पर आप ध्यान नहीं देते, आप रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते। इसी प्रकार फाइनेंशियल हेल्थ भी आपका ध्यान मांगती है। तो अगर आप फाइनेंशियल अमीर सब बनना चाहते हैं, कोई एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो कहता मैं अमीर नहीं बनना चाहता, पर पैसे पे ध्यान नहीं देना चाहते, तो आई थिंक माय एडवाइस इज दैट पे अटेंशन टू योर मनी, बिकम मोर फाइनेंशियली लिटरेट, और आप देखेंगे कि जब कभी अमीर बनेंगे तो तमन्ना को बताइएगा कमेंट करके। बिल्कुल, और देखिए 2026 की अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आपसे यही निवेदन है कि आप इंसाइट्स लेते रहा कीजिए, पढ़ाई करते रहा कीजिए, और जैसा कि सर ने कहा कि पैसा कमाना सबको है, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता, तो मेहनत थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। तो देखते रहिए तमन्ना टॉकीज, बने रहिए हमारे साथ। अच्छे नोट के साथ मुझे दीजिए
विदा, बाय। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.